एक 13 साल के लड़के को मोबाइल पर गेम खेलने की लत लग जाती है और उसे इतनी ज़्यादा लत लग जाती है गेम खेलने की, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, वो हमेशा मोबाइल उठाता था, उसमें गेम खेलता रहता था। स्कूल से जब भी आता था वो पहले मोबाइल उठाता था, फिर गेम खेलता था, उसके बाद खाना खाता था। ये देखकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था, इसीलिए उसकी माँ उसे डांटती थी, फटकारती थी और उससे कहती थी कि बेटा ज़्यादा मोबाइल में मत घुसा कर, पढ़ाई लिखाई कर लिया कर। लेकिन वो अपनी माँ की बिल्कुल नहीं सुनता था। एक दिन क्या होता है दोस्तों, वो गेम खेल रहा होता है, तभी उसकी माँ आकर उससे कहती है कि मोबाइल छोड़, अपनी पढ़ाई लिखाई कर ले। लेकिन वो अपनी माँ की नहीं सुनता। इसी बीच में उसकी माँ क्या करती है, उसके हाथ से मोबाइल छीन लेती है। अब जैसे ही उसकी माँ उसके हाथ से मोबाइल छीनती है तो दोस्तों इस 13 साल के लड़के को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि ये अपनी माँ के गले को पकड़ लेता है और ज़ोर से दबाने लगता है। इसकी माँ जैसे तैसे अपने गले को उसके हाथ से छुड़ाती है, उसको झटकती है, उसे डांटती है, उसे फटकारती है और कहती है कि तू एक मोबाइल के चक्कर में इतना पागल हो गया कि तू मेरे ऊपर ही गुस्सा उतार रहा है। लेकिन दोस्तों बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी माँ के हाथ से मोबाइल लेता है, फिर से गेम खेलने लगता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद ही ये लड़का कुछ ऐसा कर देता है जिसकी खबर अखबारों में छप जाती है, टीवी के न्यूज़ चैनल पे आ जाती है और जो जो इस लड़के के बारे में पढ़ता है या सुनता है सभी लोग चौंक जाते हैं कि एक 13 साल का लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है। दोस्तों आज की कहानी इसी 13 साल के लड़के के ऊपर है कि आखिर इसने ऐसा क्या किया कि इसके बारे में अखबारों में और टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और लखनऊ की ही एक तहसील लगती है जिसका नाम है मोहनलालगंज। और मोहनलालगंज तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है धनु बसाड़। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 15 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास का समय होता है। धनु बसाड़ गाँव का ही रहने वाला एक किसान होता है जिनका नाम होता है सुरेश चंद्र यादव। सुरेश चंद्र यादव अपनी पत्नी बिमला से कहते हैं, सुबह 10:30 बजे के आसपास का समय था, कि मुझे जो है बच्चों की फीस वगैरह भरनी है और तुम्हारी कुछ दवाइयाँ लेके आनी है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ बैंक जाता हूँ और बैंक से कुछ पैसे लेकर आता हूँ ताकि मैं बच्चों की फीस भी भर दूँ और तुम्हारी दवाइयाँ भी ले आऊँ, इसीलिए मुझे थोड़ा समय हो जाएगा, तुम परेशान मत होना। उसकी पत्नी बिमला कहती है ठीक है आप जाइए, बच्चों की फीस भरते हुए आ जाइएगा। अब इसके बाद क्या होता है, वो 10:30 बजे अपने घर से निकलता है और सीधे यूनियन बैंक की एक शाखा में पहुँच जाता है। यूनियन बैंक की शाखा में पहुँच के वो रसीद भरता है। इसके बाद वो कैशियर साहब के हाथ में दे देता है। रसीद पे वो लिखता है 20,000 रुपये। अब जैसे ही कैशियर साहब उसकी रसीद देखते हैं, उसके बाद उसके अकाउंट को चेक करते हैं तो पता चलता है कि सुरेश चंद्र यादव के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। अब जो कैशियर है वो सुरेश चंद्र यादव से कहता है कि आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, आप यहाँ पे 20,000 रुपये निकलवाने के लिए आए। अब जैसे ही सुरेश चंद्र यादव ये वाली बात सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि मेरे अकाउंट में 13-14 लाख रुपए हैं और आप कह रहे हो कि एक चवन्नी नहीं है मेरे अकाउंट में। अरे कैशियर साहब मजाक मत कीजिए, आप मेरे को पैसे दीजिए। कैशियर साहब कहते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। अब जैसे ये वाली बात सुनते हैं सुरेश चंद्र तो वो चौंक जाते हैं। इसीलिए जो है उनकी बहस जो है कैशियर के साथ होना शुरू हो जाती है। कैशियर इधर से अपनी बात सुना रहे होते हैं, सुरेश चंद्र इधर से अपनी सुना रहे होते हैं। अब उनके पीछे जो है लाइन लग रही होती है बहुत लंबी। इसीलिए कैशियर कहता है कि आप ऐसा करो, मैनेजर साहब से जाके बात कर लो, आपके पीछे और भी लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, सुरेश चंद्र जो है सीधे मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर साहब के पास जाके वो कहते हैं कि मेरे अकाउंट में साहब 13 लाख रुपए के आसपास पैसे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची है, उसके जितने भी पैसे हैं वो सारे मेरे अकाउंट में आए हैं और मैंने अभी उसमें से कुछ ही पैसे निकाले हैं। 13 लाख से ऊपर ही पैसे होंगे मेरे अकाउंट में, मुझे मालूम है। लेकिन आपके कैशियर साहब कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में एक पैसा भी नहीं है। तो मैनेजर साहब कहते हैं उससे कि आप शांति रखिए, मैं ज़रा आपका अकाउंट चेक करता हूँ। इसके बाद जो है मैनेजर साहब जो है सुरेश चंद्र के अकाउंट को चेक करते हैं तो पता चलता है कि UPI के माध्यम से 6 खातों के अंदर 400 बार ट्रांजैक्शन हुआ है। सुरेश चंद्र यादव जो हैं उनके खातों से 400 बार ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसकी वजह से एक भी पैसा सुरेश चंद्र यादव के खाते में नहीं है। अब जैसे ही ये वाली बात सुरेश चंद्र यादव सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि मेरे अकाउंट से
400 बार ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये 6 खाते कौन हैं, किसके हैं, इसीलिए मैनेजर साहब कहते हैं ये तो आप जानते होंगे किसके, क्योंकि आपके खाते से हुए हैं। अब सुरेश चंद्र यादव चौंक जाते हैं, वो कहते हैं मैं तो यूपीआई इस्तेमाल भी नहीं करता, मेरे अकाउंट से कैसे हो सकते हैं। तभी मैनेजर साहब बताते हैं कि आप चौंक जाओगे अगर मैं आपको बताऊं कि कल यानी कि 14 सितंबर 2025 को भी आपके अकाउंट से 50,000 रुपये एक खाते में डाले गए हैं। अब आपके अकाउंट से ये खाते जा रहे हैं तो भैया आप ही जाने आपके अकाउंट से कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं जा रहे। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जो सुरेश चंद्र यादव है वो चौंक जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि 13-13.5 लाख रुपए उनके अकाउंट से आखिर गए तो गए कहाँ, और किसने उनके अकाउंट से ये पैसे किसी और के अकाउंट में डाल दिए। अब सुरेश चंद्र यादव उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, मेरे अकाउंट से किसने किए हैं। तो बैंक मैनेजर कहते हैं कि ये तो आपने ही किया होगा, आप जाने। इसके बाद क्या होता है, अब जो सुरेश चंद्र हैं वहाँ से परेशान हो जाते हैं बैंक से, और बैंक से परेशान होकर सीधे अपने घर पे आते हैं, और घर पे आके अपनी पत्नी बिमला को पूरी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने थोड़े दिन पहले जो अपनी ज़मीन बेची थी ना, उसके जो पैसे आए थे वो हमारे अकाउंट में थे, लेकिन आज हमारे अकाउंट में एक चवन्नी भी नहीं है, हमने उस पैसे में से एक चवन्नी भी खर्च नहीं की। ना जाने कैसे हमारे अकाउंट से यूपीआई के जरिए 6 खातों में, अलग अलग 6 खातों में 400 से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन हुआ है, और कल ही 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। इसीलिए दोस्तों सुरेश चंद्र और उसकी पत्नी घर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। सुरेश चंद्र अपने परिवार के और भी लोगों को बताते हैं कि ना जाने कैसे मेरे अकाउंट से 13 लाख रुपये खर्च हो गए। अब ये वाली खबर जो है उसके मोहल्ले में फैल जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सुरेश चंद्र का जो है एक बेटा है जिसकी उम्र है 13 साल, और वो जो है कक्षा 6 में पढ़ता है। ये शाम का समय हो चुका था जिस समय सुरेश चंद्र अपने घर वालों से, परिवार वालों से इस बात को कर रहे थे, अपने परिवार वालों के साथ अपने दुख को बांट रहे थे कि जितने भी पैसे थे सारे बर्बाद हो गए। उस समय जो है यश ट्यूशन गया था पढ़ने के लिए। अब यश जब ट्यूशन गया था तो ये वाली खबर जो है यश के ट्यूशन तक पहुंच गई थी, यानी कि जहाँ कोचिंग में वो पढ़ता था वहाँ तक पहुँच जाती है कि यश के पापा के अकाउंट से लगभग 13 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। अब ये कैसे गायब हुए कैसे नहीं हुए ये किसी को नहीं पता, और ये वाली खबर भी पहुंच जाती है कि अलग अलग 6 खातों में 400 से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये वाली खबर जैसे ही यश के सर को पता चलती है तो वो यश से पूछते हैं कि यश बेटा क्या हुआ, तुम्हें कोई जानकारी है। अब यश को जानकारी तो थी दोस्तों, लेकिन वो चुप हो जाता है, वो कुछ कहता नहीं है, वो सहम जाता है और वो वहाँ से चुपचाप कहता है सर मुझे तो कुछ पता नहीं है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो यश है वो ट्यूशन से थोड़ी देर बाद घर आ जाता है। घर में देखता है घर में फजीते हो रखे हैं क्योंकि 13 लाख रुपए अकाउंट से गायब हैं। उसके पिता घर में बाहर ही बैठे होते हैं, माँ अंदर होती है। इसीलिए क्या होता है, यश जो है अपने घर वालों से, अपनी माँ से कहता है माँ मैं पढ़ने के लिए ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ। इसीलिए यश जो है पढ़ाई का बहाना करके ऊपर वाले कमरे में चला जाता है और वहाँ पे पढ़ने लगता है और वहाँ से उतरता नहीं है। अब समय हो जाता है ज़्यादा, रात का समय हो जाता है। अब जो यश के परिवार वाले थे उन्होंने अभी तक यश को देखा ही नहीं, अरे वो कहाँ है। तो इसीलिए जो यश की माँ है उसकी छोटी बहन गुनगुन से बोलती है, जिसकी उम्र लगभग 8 साल होती है। गुनगुन से पूछती है कि यश भैया कहाँ हैं। तो गुनगुन बताती है कि यश भैया तो ऊपर वाले कमरे में पढ़ने के लिए गए हैं। तो इसीलिए जो यश की माँ है वो गुनगुन से कहती है ऐसा करो तुम यश भैया को बुला के लाओ, शाम का समय हो गया, खाना खा लेगा। अब गुनगुन ऊपर जाती है, दरवाज़ा जो है अंदर से बंद होता है। गुनगुन दरवाजे को खटखटाती है लेकिन यश दरवाज़ा खोलता नहीं है। गुनगुन बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाती रहती है, फिर भी यश दरवाज़ा नहीं खोलता। इसके बाद गुनगुन क्या है, जैसे तैसे करके घर के जो कमरा है उसके अंदर झांकती है, खिड़की से होके या गेट के बगल में होके झांकती है। तो वो जो वहाँ का नज़ारा देखती है तो वो चौंक जाती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अब गुनगुन चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और नीचे जाती है और बताती है कि भैया ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है। इसके बाद यश की माँ जिसका नाम बिमला है और यश के पिता सुरेश चंद्र दौड़े दौड़े ऊपर जाते हैं कि क्या हुआ। अब ऊपर जाके दरवाजे को जैसे तैसे करके खोला जाता है तो पता चलता है कि 13 साल के यश ने फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी है। अब आनन फानन में क्या होता है, यश को उठाते हैं उसके घर वाले और जो नज़दीकी CSC होता है वहाँ पे लेकर जाते हैं। वहाँ पे जब लेकर जा रहे थे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके घर के पास में ही
एक महिला का 13वीं का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए थे। अब वो लोग देखते हैं कि जो सुरेश चंद्र है उसके घर में से चीख पुकार की आवाज़ आ रही है कि चीख पुकार की आवाज़ क्यों आ रही है। वो लोग भी उसके घर की तरफ दौड़ते हैं, वहाँ पे जितने लोग होते हैं, तो पता चलता है कि उनके बेटे 13 साल के बेटे यश ने फांसी पे लटक कर आत्महत्या कर ली है। अब उसको लेकर आनंद फानंद में सीएससी जाया जाता है। सीएससी जाते हैं, डॉक्टर को चेकअप कराते हैं, और जब डॉक्टर को चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि यश अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब जैसे ही यश के माता पिता को ये वाली बात पता चलती है तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो यश था वो अपने घर का इकलौता लड़का था, एक बहन थी, एक भाई था। भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसी बीच में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है कि एक 13 साल के बच्चे ने खुद ही आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर आती है, उनसे पूछती है क्या हुआ, आखिर आपके बच्चे ने ऐसा क्यों किया। तब जाके यश के पिता सुरेश चंद्र पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक पुलिस को बताते हैं, और वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके मेरे अकाउंट से लगभग 13.5 लाख रुपए गायब हो गए थे। मैं घर पे आके ऐसे बता रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरे बेटे ने आत्महत्या क्यों कर ली। वो ये भी बताता है कि मेरे यूपीआई के ज़रिए अलग अलग 6 खातों में 400 से ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन हुआ है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कैसे गए कैसे नहीं गए, लेकिन मेरे बेटे की जान चली गई, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। अब इसके बाद पुलिस वाले जो हैं यश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और जो सुरेश चंद्र यादव का अकाउंट था उसे अच्छी तरह से चेक करते हैं। तो पता चलता है कि यूपीआई के ज़रिए अलग अलग 6 खातों में इनके मोबाइल से जो है ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें एक महिला का भी अकाउंट है। अब इसके बाद क्या होता है, इनके मोबाइल को चेक किया जाता है, तो जो यश के पिता हैं सुरेश चंद्र यादव, वो बताते हैं कि मेरा बेटा जब भी देखो वो हमेशा मोबाइल में ही घुसा रहता था। वो क्या करता था क्या नहीं करता हमें पता नहीं था। हमने कई बार उससे पूछने की कोशिश भी की तो वो बताता था कि स्कूल का काम है, मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होता है, अब पुलिस वाले जो हैं सुरेश चंद्र यादव के मोबाइल को ले लेते हैं और उसे फॉरेंसिक वालों से चेक करवाते हैं कि आखिर इस मोबाइल में ऐसा क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यश जो है पिछले 2 महीने से एक ऑनलाइन गेम आता है फ्री फायर गेम खेल रहा है। और फ्री फायर गेम में क्या होता है, वहाँ पे कुछ हथियार जो होते हैं वो खरीदे जाते हैं, तो वो हथियार खरीदता है। और भी कई गेमों में जो सुरेश चंद्र का बैंक का अकाउंट है वो लिंक हो चुका है, जिसकी वजह से कई सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब उसी की वजह से ये पैसे आदान प्रदान हो रहे थे। और एक और बात बताना चाहूँगा, जब यश जो गेम खेलता था तो उसमें उसने कई बार तो पैसे हारे थे और कई बार पैसे जीते भी थे, जिसमें उसने एक बार 2000 रुपये जीते थे, एक बार 10,000 रुपये जीते थे, एक बार 16,000 रुपये जीते थे और एक बार 40,000 रुपये जीते थे। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसने जो पैसे जीते थे वो जीते नहीं थे, उसे जिताए गए थे। अब जो बैंक खाते हैं उन सब की जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि जो 6 के 6 बैंक अकाउंट हैं वो सारे बिहार के हैं। इसके बाद यश के सोशल मीडिया अकाउंट को देखा जाता है तो पता चलता है कि इंस्टाग्राम पर इसका एक दोस्त है जो कि बिहार का है, और उसके साथ ही ये जो है बैंक से ट्रांजैक्शन करता था और जो गेम है वो खेलता था। अब दोस्तों, यश कुमार यादव तो इस दुनिया में नहीं रहा। अब इसके बाद इसके मोबाइल की पूरी जानकारी ली जा रही है, और ये जानकारी मिली थी कि 400 से ज़्यादा बार जिस अकाउंट में गए थे वो सारे के सारे बिहार के अकाउंट थे, और यश जो है बिहार के किसी गिरोह के चक्कर में फंस गया था। और वो लोग क्या करते थे, इससे गेम खिलवाते थे। और उन लोगों ने क्या किया था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आजकल क्या है, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे आते हैं कि उस एप्लीकेशन से यहाँ से अगर हम कोई मैसेज भेजेंगे तो दूसरे के मोबाइल में जाएगा, और अगर उसने सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका मोबाइल हमारे मोबाइल में ऐड हो जाएगा और हम जैसे चाहे वैसे उस मोबाइल से काम कर सकते हैं। और यश ने शायद ऐसा ही किया होगा, क्योंकि यश के मरने के बाद उसके जब मोबाइल की जांच करी गई थी तो पता चलता है कि उसका मोबाइल जो है रिस्टोर कर दिया गया था, यानी कि सब कुछ फॉरवर्ड कर दिया गया था। अब यश ऐसा तो करेगा नहीं, क्योंकि घर के अंदर सिर्फ एक ही मोबाइल था। अब एक मोबाइल है, उसी में अकाउंट ऐड है, उसी में सारे गेम है, उसी में इंस्टाग्राम है, सारी चीज़ उसी पर है। और अब यश जो है इन लोगों के चक्कर में फंस गया। बिहार का जो गैंग था, अब वो लोग क्या करते थे, इसको शुरुआत में तो गैंग जितवाए, लेकिन उसके बाद में
उससे गेम हरवाना शुरू कर दिया और उसके बाद इसके मोबाइल को अपने हैंडल में कर लिया। उसके बाद उसके मोबाइल की पूरी एक्सेस अपने मोबाइल में ले ली। उसके बाद जब उनने चाहा जबरदस्ती से पैसे निकाल लिए। अब यश को ये वाली बात तो पता थी, लेकिन यश करे तो क्या करे। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ समय पहले ही यश ने जो है 85,000 रुपये की एप्पल वॉच ऑनलाइन खरीदी थी, लेकिन उसके पास एप्पल की वॉच नहीं थी। अब वो लोग उसके मोबाइल को अपने हिसाब से हैंडल कर रहे थे और उसके पिता सुरेश चंद्र के जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे निकाल लिए। अब इसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है, पुलिस जो है उस मोबाइल का जितना भी डाटा है उसे रिकवर करने की सोच रही है। कैसे रिकवर किया जाए उन्होंने फॉरेंसिक वालों को दे दिया है। अब उसको पहले डाटा को रिकवर किया जाएगा, उसके बाद में जिन खातों में जो पैसे गए हैं 400 से ज़्यादा बार, उन 6 खातों की जानकारी होगी और उन 6 खातों के मालिक कौन हैं इनके बारे में जानकारी निकलेगी और तब जाके पता चलेगा कि आखिर यश इनके चंगुल में फंसा कैसे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आजकल के माता पिता जो है थोड़ा फ्री टाइम पाने के लिए अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। इसके बाद बच्चों को आदत पड़ जाती है मोबाइल की। और कुछ समय पहले क्या होता था, अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल होता था तो स्कूल वाले साफ मना कर देते थे कि बच्चों मोबाइल नहीं लाएंगे स्कूल में। लेकिन जब से कोरोना काल आया तब से ये पता चला कि मोबाइल से ही पढ़ाई होगी। अब बच्चों के पास एक और बहाना है कि भैया मोबाइल से ही पढ़ाई करेंगे, इसलिए माता पिता भी यही सोचते हैं कि मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, पहली बात तो ये है, बच्चों को मोबाइल दे रहे हो, देखिए आज के समय ज़रूरत है बच्चों को मोबाइल की कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की आदत ना होने दें। माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं, तभी बच्चा खाना खाते हैं मोबाइल देखते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे हैं। आप बच्चों को किसी भी चीज़ की ना आदत होने दें ना लत लगने दें। और दूसरी बात यह है, अगर आप बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं, तो उनको उस मोबाइल को दो जिसमें आपका बैंक अकाउंट अटैच ना हो। अगर आपका बैंक अकाउंट अटैच है तो गेम में कुछ भी हो सकता है और आपके बच्चे कोई भी बटन कभी भी दबा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि एक बच्चे ने यानी कि यश कुमार यादव ने अब तो ये कर दिया, आगे और भी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।